गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं द्युप्ता एक बार फिर आपके सामने हूँ और आज है पार्ट 4 निर्णय प्रक्रिया का और ये लास्ट आपका आज का वीडियो भी है। इसके साथ में आज ये निर्णय प्रक्रिया का चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखिए आज इस चैप्टर में जो अंत है इसका, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम इसमें दो चीजों को पढ़ेंगे। पहला तो है एक फर्म या उद्योग के लिए स्थिति के चयन की प्रक्रिया और एक कृषि क्षेत्र के लिए कृषि क्षेत्र की स्थिति का चयन, कृषि क्षेत्र की स्थिति का चयन प्रक्रिया। तो यहां पर हम दो प्रक्रियाओं को देखेंगे। एक तो फर्म की स्थापना से संबंधित है, फर्म यानी कि उद्योग से संबंधित है, और दूसरी कृषि क्षेत्र की स्थापना से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक है कृषि क्षेत्र की स्थिति का चयन करना है और दूसरा है फर्म की स्थिति का चयन करना है। तो देखिए फर्म की स्थिति के चयन के लिए जो उद्योगपति होता है वो पहले क्या होता है, वो कई सारी चीजों को देखता है। सबसे पहले तो वो निर्णय स्थापित करता है अपना कि उसे क्या फर्म स्थापित करनी है। तो देखिए इसमें कई सारे चरण होते हैं। इन चरणों से गुजरकर ही कोई फर्म जो है अपनी स्थिति पर पहुंच पाती है, उद्योग स्थापित हो पाता है। तो देखिए सबसे पहले वो किस फर्म का या नई फर्म का प्रारंभिक प्रवेश होता है सबसे पहले, है ना। नई इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले जो उद्योगपति होता है या फर्म का जो व्यक्ति होता है वो स्थिति के चयन के लिए संपूर्ण प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। इस प्रक्रिया में कौन सी स्थितियां आती हैं, सबसे पहले तो वो जो उसके पास माध्यम होते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि यानी कि जो उस फर्म की स्थापना के लिए उसे मीडिया से या उस स्थान की जो जानकारियां हैं या उस क्षेत्र का डाटा है तो उनकी जानकारी जुटाती है सबसे पहले वो। तो इसके लिए सबसे पहले वो क्या है, वो देखता है कि इसमें अधिकतम लाभ की स्थिति कौन सी हो सकती है किसी भी फर्म की स्थापना के लिए। तो उद्योगपति द्वारा सबसे पहले अधिकतम लाभ की स्थिति का चयन किया जाता है ना। जो अधिकतम लाभ की स्थिति कौन सी होती है, तो उसके सामने देखिए एक उद्योगपति के सामने केवल एक स्थिति नहीं होती है, उसके सामने कई सारी स्थितियां होती हैं, यानी कई जगह होती हैं। उन कई सारी जगहों में से वो एक स्थान का चयन करता है जहां पर वो अपना उद्योग स्थापित करना चाहता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, वो अधिकतम लाभ की स्थिति का चयन करता है किस स्थान पर वो उद्योग स्थापित करे जिससे उसको अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, खोज प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। इसके लिए उस स्थिति का खोज प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है दूसरे चरण में। इसमें क्या होता है कि उद्योग किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा उस स्थान का चयन करने के लिए उस स्थान की खोज प्रक्रिया चालू हो जाती है, किस स्थान पर जो उपयुक्त स्थिति सबसे रहेगी। तो इसमें कई स्थानों का चयन किया जाता है। देखिए कोई भी जो सफल उद्योगपति होता है वो केवल एक स्थान का चयन नहीं करता है, वो कई सारे स्थानों का चयन करता है और फिर उनमें से तुलनात्मक अध्ययन करके कि इन सब में से भी कौन सा स्थान सबसे उपयुक्त रहेगा उसका चयन करता है। इसके बाद होता है क्षेत्रीय विस्तृत ज्ञान, जो तीसरा चरण है इसका। इसमें क्या होता है कि जब कई प्रकार के वो क्षेत्रों को देख लेता है तो उसके बाद वो उन सभी क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त करता है कि उनकी जो प्रक्रियाएं हैं या फिर जहां पर जिस स्थान पर फर्म स्थापित करनी है उस क्षेत्र में कैसा रहेगा या कितने लाभ की स्थिति रहेगी, उस क्षेत्र से पूरा ज्ञान वो स्थापित करता है कि उस क्षेत्र से उसके कौन कौन से जो फर्म की स्थापना के लिए जो आवश्यक कारक हैं या आवश्यक कौन से तत्व हैं जो प्राप्त हो जाएंगे। तो वो इसमें वो सारे कारकों का अध्ययन करता है। इसके पश्चात है क्षेत्र स्वीकार या अस्वीकार। तो देखिए चौथा चरण, इसमें क्या होता है कि जितने भी क्षेत्र उसने चयन कर लिए हैं जहां पर फर्म की स्थापना करनी है तो उनमें से वो क्या करेगा, उन स्थानों को स्वीकार करेगा कि इनमें से कौन से स्वीकार हैं या उसकी जो फर्म है उसकी स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त हैं और कौन से ऐसे स्थान हैं जो उपयुक्त नहीं है। तो उसमें से क्षेत्रों को स्वीकार और अस्वीकार की जो है बात आएगी, उसमें से सबसे उपयुक्त चीजों को वो चयन करेगा, सबसे उपयुक्त स्थान को चयन करेगा। इसके बाद देखिए क्या होता है, अगर मान लो उद्योगपति द्वारा कोई एक स्थान को चयन कर लिया जाता है तो इस स्थिति में क्या हुआ, देखिए स्वीकार दशा में स्थिति को अब जिस स्थान का चयन उद्योगपति के द्वारा कर लिया गया है तो उस स्थान पर अब वो स्वीकार दशा का उपयोग करेगा, यानी कि इस स्थान पर अब क्या क्या जो है विशेषताएं हैं जो सभी में नहीं है और क्षेत्रों में बजाय इस क्षेत्र के, तो उनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेगा वो और उसके बाद वो सबसे जो स्वीकार उसके लिए जमीन है, जो सबसे स्वीकार स्थिति है उसका चयन वो करेगा, है ना, स्वीकार दशा की स्थिति का कोई। इसके बाद क्या होगा, देखिए जो छठा चरण है इसमें क्या है, विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन। तो यहाँ पर क्या उसके पास विभिन्न प्रकार के विकल्प हैं, है ना, तो विभिन्न विकल्पों का भी मूल्यांकन करेगा कि मैं जिस स्थान पर फर्म को स्थापित करने जा रहा हूं तो वहां पर मुझे कौन कौन से विकल्प उपलब्ध होंगे जिससे मुझे उद्योग स्थापित करने में या उद्योग को चलाने में परेशानी ना आए और कौन कौन से मुझे कच्चे माल या रॉ मटेरियल हमको चाहिए वो सब उस स्थान से मिल जाए। इसके बाद देखिए अधिकतम लाभ की स्थिति का चयन करेगा। तो इन सब के बाद वो अधिकतम लाभ की स्थिति का चयन करेगा, यानी कि क्या है इसमें
कि जब उस स्थान पर मान लो जहां पर उद्योग स्थापित होगा उसमें भी वो सबसे लाभदायक स्थिति का चयन करेगा। तो इस स्थिति में देखिए क्या होगा, तो इस स्थिति में क्या होगा कि सबसे लाभ की स्थिति का चयन करेगा। इसके बाद देखिए क्या है, चयनित स्थिति पर फर्म की स्थापना, फिर जो सबसे लाभदायक स्थिति है उस स्थान पर वो फिर फर्म की स्थापना के लिए कह देगा या उस स्थान पर फर्म की स्थापना करेगा। तो इस प्रकार क्या होगा, एक नई फर्म का प्रारंभिक प्रवेश हो जाएगा, इस प्रकार से फर्म स्थापित हो जाएगी। तो देखिए फर्म की जो स्थिति की चयन की प्रक्रिया है वो कई चरणों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर ये इसके जो महत्वपूर्ण चरण है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यही जो है एक उपयुक्त स्थिति के चयन की प्रक्रिया में निर्णायक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो हो एक फर्म की या उद्योग की स्थिति की चयन की प्रक्रिया, तो दूसरी स्थिति क्या है, कृषि क्षेत्र की स्थिति का चयन। अरे कृषि क्षेत्र की स्थिति का चयन कैसे किया जाए, क्योंकि देखिए फर्म की स्थापना के लिए तो हम किसी भी स्थिति का चयन कर सकते हैं, उद्योगपति किसी भी स्थिति का चयन कर सकता है। मान लो क्योंकि वो इतना पैसा लगा रहा है, इतनी पूंजी लगा रहा है, तो जरूरी है वो जहां पर उसे उपयुक्त लगेगा वहीं पर वो फर्म की स्थापना करेगा। परंतु देखिए कृषि क्षेत्र में ऐसा नहीं है, क्योंकि कृषि भूमि क्या होती है, उसकी स्थिति का निर्धारण कृषक नहीं कर सकता, क्योंकि उसे तो जो जमीन है कृषि की वो एक स्थान पर स्थित है ना, वो कहीं नहीं जा सकती, तो उसी जमीन पर उसे कृषि करनी है। तो यहाँ पर वो कृषि भूमि की स्थिति का चयन नहीं कर सकता, जो भूमि कृषक के पास है वो उसी का उपयुक्त उपयोग करना चाहता है ना। तो अब देखिए, अब कृषक यहाँ पर क्या देखेगा, वो इसमें ये देखेगा उस स्थान पर जहां पर वो भूमि है उसकी, वो जमीन को तो बदल नहीं सकता वो, इसलिए वो उस स्थान पर जो उसको अधिकतम लाभ की स्थितियां हैं उनका चयन करेगा कि यहाँ पर मैं कौन सी फसल का जो उत्पादन करूं और उससे मुझे कौन कौन सी उत्पादन से क्या क्या फायदे होंगे। तो देखिए इसमें कई सारे चरण होते हैं। इसमें क्या है, कृषि भूमि के उपयोग का निर्णय करने से पहले वो वहां पर सब चीजों को देखता है, जो कृषक होता है वो सब चीजें। हालांकि देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में जो है कृषकों की स्थितियां अलग हैं, क्योंकि ये देखिए किसी भी कृषक की स्थिति के चयन जो भूमि का किया जाता है वो उस कृषक की स्थिति पर निर्भर करता है, उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, उसकी सांस्कृतिक स्थिति पर निर्भर करता है ना, और उसकी पूंजी, उसके पास पूंजी कितनी है, उसके पास संसाधन कितने हैं, है ना, उसके पास श्रम शक्ति कितनी है। तो इन सभी कारकों पर वो भूमि जो है उसके द्वारा उत्पादन जो है निर्भर करता है। तो वहां पर वो क्या होता है कि जो कृषक होता है वो सरकारी नीतियों का या जो उत्पादन है उसकी बाजार में खपत कैसी है, उसका बाजार में मूल्य कैसा है ना, और बाजार की दूरी कितनी है, तो उसी प्रकार से उन फसलों का उत्पादन वहां पर करेगा। इसके अलावा परिवहन की सुविधा को भी देखता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए आपको ऐसी फसलों को बोएगा जो वजन वाली है या जिनको वजन ज्यादा होता है, जिनमें परिवहन में लागत अधिक आती है, तो ऐसी फसलों को नहीं बोएगा। तो अधिकतम लाभ की स्थिति में उन फसलों को बोएगा जिससे कम से कम परिवहन हो, अधिक से अधिक लाभ हो उसको। तो देखिए यहाँ पर इसका क्या, इसके अलावा फिर कृषि का जीवन स्तर पर भी निर्भर करता है, पूंजी पर भी निर्भर करता है, श्रम की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है कि जिस स्थान पर वो फसल उगाने जा रहा है क्या उस फसल के लिए उपयुक्त श्रम से उपलब्ध हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। यदि नहीं हो पा रहा है तो उस स्थिति का चयन करेगा जिसमें उसको कम से कम श्रम की लागत आए और अधिक लाभ हो उसको। इसके अलावा देखिए वहां की जलवायु भी निर्धारण करेगी कि उस भूमि पर वो क्या उत्पादन करेगा या कृषि भूमि का उपयोग किस प्रकार से करेगा, क्योंकि जलवायु मान लीजिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्धारक है जो फसलों के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण रोल अपना अदा करती है। इसके अलावा देखिए भूजोतों का आकार भी है यहाँ पर, तो भूजोतों का आकार भी है, ये भी काफी प्रभावी करता है कि आकार कैसा है ना। यदि छोटा आकार है तो उस हिसाब से ही फसलों को बोएगा, बड़ा आकार है तो उस हिसाब से वो बोएगा। देखिए जब किसान के पास कम भूमि होती है तो वो क्या होता है, उसमें गहन कृषि उत्पादित करता है, क्योंकि उसका कम भूमि है तो उसे अधिकतम लाभ लेने की कोशिश करता है। जैसे कि हमारे भारत देश में आपने देखा होगा कि गहन कृषि की जाती है ना। इसके अलावा अपने विकसित देशों में देखा होगा कि बड़े बड़े खेत होते हैं, श्रम शक्ति इतनी होती नहीं है, तो वहां पर वो क्या करते हैं, मशीनों से, बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करते हैं खेती बाड़ी में, और उस पर क्या एक ही फसल बोते हैं। जैसे अमेरिका में गेहूं काफी बड़े क्षेत्र पर बोया जाता है या मक्का बोया जाता है ना, तो उसमें अधिकतम उतना निवेश तो किया जाता है परंतु उसमें इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना एक गहन कृषि में ध्यान दिया जाता है, या जितना उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, श्रम शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उतना ध्यान उस व्यापारिक कृषि की तुलना में कम होता है इसमें, मतलब कम होता है व्यापारिक कृषि में इसका। तो देखिए ये कई प्रकार के जो कारक हैं ये कृषि भूमि उपयोग के निर्णय को प्रभावित करते हैं। तो इसके अलावा हमारी एक दो चीज और है इसमें, तो जैसे क्या है कि इसके ये तो हो गया फर्म की स्थिति के चयन के लिए, ये हो गया कृषि भूमि के क्षेत्र के चयन के लिए। इसके बाद क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है कि निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं ना।
तो उसमें क्या है देखिए, एक तो अभिनत है। अभिनत क्या होता है देखिए, अभिनत का मतलब होता है झुकाव, बियास कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो देखिए झुकाव का मतलब ये, यदि कोई व्यक्ति यदि वो एक तरफ को झुका हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति झुका हुआ, इसका मतलब ये है कि यदि उसकी निर्णय लेने की क्षमता किसी एक पक्ष की तरफ जा रही है तो वो एक व्यवहारिक निर्णय नहीं ले पाएगा, एक सुचितापूर्ण निर्णय नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर जो है अभिनत भी क्या होता है, वो निर्णय को प्रभावित करते हैं। जैसे कि संस्था का कोई प्रबंधक है और उसका झुकाव किसी एक तरफ है या उसका पक्षपातपूर्ण रवैया है तो वो निर्णय को प्रभावित करेगा, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा क्या है, निर्णय की स्थिति, है ना, निर्णय की स्थिति ये भी प्रभावित करते हैं। निर्णय की स्थिति कैसी है ना, जब वो निर्णय ले रहा है तो उस समय दशाएं कैसी हैं, उसके पर्यावरण की, उसके वातावरण की, मतलब उसके आसपास की दशाएं कैसी हैं ना, उसे किन परिस्थितियों में निर्णय करना पड़ता है, ये भी निर्णय को प्रभावित करता है। इसके अलावा भी बहुत कई सारी जो है जो कारक हैं जो क्या करते हैं, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा देखिए आपकी जो समय भी प्रभावित करता है ना। तो कई सारे कारक हैं जो निर्णय को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार ये निर्णय प्रक्रिया का आज का लास्ट का टॉपिक था आपका, जिसमें एक फर्म के लिए था और दूसरा कृषि भूमि के लिए था, दूसरा कृषि भूमि के लिए, है ना। तो यहाँ पर दोनों ही कारक की महत्वपूर्ण, मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा आपको। और कल से हम आपका नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। देखिए कल से हम विदेश व्यापार से संबंधित कुछ संगठनों को पढ़ेंगे, जिसमें WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आसियान है और कई सारे संगठनों के बारे में हम जो विश्व के व्यापारिक संगठन हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वो टॉपिक आने वाले आपके काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।